हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में हम आप लोग को इस प्रकार से स्वागत करेंगे कि क्लास 10th का जो आपका विद्यासागर सेट बी जो सोशल साइंस निकाला गया था, उसका तो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सारा आंसर दे ही दिए। आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। उसी कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ही कमेंट कर रहे थे कि सर जो है इसका सब्जेक्टिव का आप आंसर की लेकर आइए, आंसर बताइए हमें पूरा सब्जेक्टिव का। तो इसीलिए आज हम ये वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में आप लोगों को आज बताने वाले हैं आपका कि क्लास 10th का जो आपका हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री का आपका सेट बी में पूछा गया है ये वाला विद्यासागर में, जिसका आपका हिस्ट्री का वो हिस्ट्री का हम लघु और दीर्घ का आज इसमें बताने वाले हैं। पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर देने वाले हैं इसमें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप ही कमेंट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आपका इसके बाद हम जो अगला प्रश्न क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो सामाजिक विज्ञान का जो होगा सब आपका भूगोल का होगा। भूगोल का हम लघु और दीर्घ लेकर आएंगे उसमें। तो आज हम देखते हैं इसमें आपका दीर्घ का देखते हैं और लघु का देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है सेट बी जो है इसे आपका विद्यासागर का है और सब्जेक्ट जो है इसे आपका हिस्ट्री हो जाएगा। और जो ये किताब ये पूरा पढ़ना जो आपका एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, वो इसमें आपका लघु और दीर्घ का हम लिया है। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें से आपका पूछा था। देखिए लघु का है पहला प्रश्न आपका था इसमें कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। तो किस प्रकार से उसका भूमिका रहा बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण करने में, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका हम बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर दिए हैं, एकदम सरल भाषा में दिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसके। तो देखिए उत्तर हम भी इस प्रकार से लिखे हैं। इसमें कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत अहम भूमिका थी। ये तो बात सही है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का जो है वो अहम भूमिका था। किस प्रकार से भूमिका था से ये देखिए, कहता है इसमें कि क्योंकि जर्मनी जो है इसे कई छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था। और कई छोटे बड़े क्षेत्र की बात करेगा तो 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था जर्मनी, याद रखना आपको था, जिसके कई क्षेत्र पर फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कब्जा था। जब जर्मनी का शासक विलियम प्रथम को बनाया गया। पता है आपको कि जर्मनी का जो शासक है उसे विलियम प्रथम को बनाया गया, क्योंकि यह एक योग्य राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ शासक था। यह बेहतरीन शासक था, राजनीतिक कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी शासक था। कौन? तो विलियम प्रथम। और इनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण परासा के बिना अछूता है, इसलिए परासा का चांसलर बिस्मार्क को बनाया। तो कौन बनाया परासा का चांसलर बिस्मार्क को? तो विलियम प्रथम ने बनाया। इसके बाद बिस्मार्क जर्मन डायट का प्रतिनिधि हुआ करता था। ये हीगेल दार्शनिक विचारों को मानने वाले थे। जो हीगेल थे वह जो बिस्मार्क था तो इनके विचारों को मानने वाला था। इसका समर्थन सभी वर्णों से मिला, चाहे वह राष्ट्रवादी हो चाहे उदारवादी हो। उन्होंने जर्मन के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह का अवलंबन किया था। यह भी आपको याद रखना है कि रक्त एवं लौह के अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा। 3 युद्ध इस प्रकार से लड़ा इसमें कि जिसके बदौलत 1864 ईस्वी में डेनमार्क को हराया और 1866 ईस्वी में सेडोवा का युद्ध हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया को हराया। इसके बाद 1870 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना को हराया जब आपका सेडाउन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडाउन का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई एवं इसके बाद संपूर्ण इटली एकीकरण का संभव हुआ। यानी जहाँ जर्मनी होगा संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो पूरा जर्मनी का एकीकरण हो गया कब? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद, यानी 1871 में हुआ। बिस्मार्क जो है इसे 3 युद्ध लड़ा था। डेनमार्क को 64 में सेडोवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और परासा के बीच, जिसमें ऑस्ट्रिया को हरा दिया। कब हराया? तो 1866 में। सेडाउन का युद्ध हुआ 1870 में फ्रांसीसी और फरासा के बीच, तो जिसमें फ्रांसीसी हार गया। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा था लघु में, अक्टूबर क्रांति क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। अक्टूबर क्रांति कहता है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुजुर्गा वर्ग का सत्ता को उखाड़ फेंकने और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह विश्व के इतिहास में पहली साम्यवादी क्रांति थी। अक्टूबर क्रांति कब हुआ? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को याद रखना है। किसके नेतृत्व में हुआ? तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ। किसे उखाड़ कर फेंक दिया गया? तो जो आपका है बुजुर्गा वर्ग की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया गया। और किसे स्थापना किया गया? तो सर्वहारा वर्ग।
सर्वहारा वर्ग के बात कहा इसमें। सर्वहारा वर्ग एक वैसा वर्ग था जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया था, जैसे किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, ये सारे लोगों को वर्ग जो था उसे सर्वहारा वर्ग कहते थे। और बोल्शेविक जो नेता लोग थे, जो बोल्शेविक पार्टी था, वह बोल्शेविक का सपोर्ट रहता था सर्वहारा वर्ग की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा था कि जेनेवा समझौता कब और किसके किसके बीच हुआ था। तो याद रखना आपको कि ये तीसरा चैप्टर से पूछा गया, जिसमें हिंद चीन में राष्ट्रवादी है, उससे चैप्टर से उठा कर डाला था इसमें क्वेश्चन कि जेनेवा समझौता कब और किसके किसके बीच हुआ। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था, याद रखना आपको। 1954 में हुआ। कब हुआ? 1954 में किसके किसके बीच? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच हुआ था जेनेवा समझौता। तीसरा चैप्टर से यह प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, पूछा था कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन एक था जो आपका प्रथम जन आंदोलन बन गया था कैसे। तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए इसके आंसर इस प्रकार से हम दिए हैं, बहुत सरल भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखिए इसमें कहता है आपका आंसर कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, यानी 1915 ईस्वी भारत लौटे थे, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किए थे। 1920 ईस्वी में क्या किए थे? असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के कार्यों में बाधा पहुंचाना। वकील न्यायालय छोड़ने लगे, छात्र स्कूल छोड़ने लगे, न्यायालय के स्थान पर ग्राम पंचायतों और सरकारी स्कूल कॉलेज के स्थान पर कांग्रेस स्कूल और विद्यापीठ की स्थापना हुई, क्योंकि इसका प्रसार पूरे देश के गांव-गांव तक फैल गया। प्रत्येक जन अपना सर्व निछावर करने के लिए तत्पर था, अतः इसे प्रथम जन आंदोलन कहते हैं या जाना जाता है, प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें साफ साफ कह रहा है बात कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में जब भारत लौटे, तो जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था, रॉलेटेड कानून लाया गया था, चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो ये सारे चीज़ को क्रूरता को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लाया। असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे उनका एक कारण था कि जितना भी असहयोग आंदोलन हम चलाएंगे वो विदेशी बनाए हुए चीज़ों को हम नहीं यूज करेंगे। जैसे जो न्यायालय में नया वकील होता है वो भारतीय नहीं जाएगा, कॉलेज जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया उसमें नहीं पढ़ने जाएंगे, कॉलेज के जगह हम अपना विद्यापीठ स्थापित करेंगे, कांग्रेस स्कूल बनाएंगे, इसके बाद न्यायालय के स्थान पर हम ग्राम पंचायत बनाएंगे, और जिससे जन जन लोगों की क्या मिली? सपोर्ट मिली गांधी जी को, इसलिए यह इसे जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। था ना बिल्कुल आसान। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद अगला के लेकर आएंगे। कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा है वीडियो और इसका प्रश्न का उत्तर कैसा रहा। तो इसके बाद हम आपका दूसरा टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, नहीं था छोड़ देंगे वीडियो फिर। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों के बताएं, 2 कारण बतावें, यानी 2 कारण को बताना है फैक्ट्री विकास के लिए। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख कारण, पहला कारण आपका है कि मशीनों एवं नई नई यंत्रों का विकास एवं आविष्कार करना। दूसरा कारण है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भारतीय मजदूरों की उपलब्धता। तो ये था आपका 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर और सरल भाषा में। 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। पांडुलिपि क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है? ये 8वां चैप्टर से आपका इतिहास का क्वेश्चन उठाया गया है, जो आपका इसमें पूछा है। तो पांडुलिपि क्या है, इसका क्या विशेषता उपयोगिता है, ये बात कह रही है। देखिए कितना आसान भाषा में हम इसमें लिखा है। सबसे पहले पांडुलिपि है क्या, ये जान लेते हैं। पांडुलिपि भोजपत्र एवं ताड़पत्रों और बाद में हस्त निर्मित कागजों पर हस्तलिखित लेखन है। भोजपत्र आपको पता होगा कि साउथ इंडिया में अभी भी जो है से लोग केला के पत्ता पर खाते हैं, तो आज से प्राचीन काल में आपका भोजपत्र पर ही आपका जो लिपि लिखाया जाता था उसे भोजपत्र कहते थे। ताड़पत्र पर भी लिखा जाता था। ये जो सब चीज़ लिखाता था वो हस्त निर्मित था, और जब कागज वाला पर आया तो हस्तलिखित लेखन बन गया। वो भारत में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, यानी ये सब भाषा के नाम है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में पांडुलिपियाँ तैयार की गई। जब मुद्रण यंत्र की सुविधा नहीं थी तब विश्व के अकेला देश भारत ही था जहां पर अस्थायी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि पांडुलिपियां ही थी, जो बाद में पुस्तक के रूप में मुद्रित की गई। और पांडुलिपियों का आज भी इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इसको आपको बढ़िया से याद कर लेना है, एकदम आसान भाषा में हम लिखे हैं। इसके बाद देखते हैं आपका दीर्घ आपका हिस्ट्री का पूछा था विद्यासागर सेट बी में कि इटली के एकीकरण में मेजनी
काउंट काबूर और गैरीवाल्डी की योगदान को बतावें। तो देखिए इसमें दो ही पूछा था आपका, मेजनी, इसमें एक व्यक्ति का नाम नहीं आवेगा, इसमें हम तीनों को बता दिए हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। तीनों पूछेगा तो और अब बेहतरीन है। इसमें दो को पूछेगा तो दो ही के बारे में, चाहे काउंट काबूर के पूछे, चाहे गैरीवाल्डी के पूछे, चाहे मेजनी के बारे में पूछे। इसमें से दो को पूछेगा तो दो के बारे में लिखेंगे, तीनों पूछेगा तो तीनों के बारे में लिखेंगे। इस वीडियो में हम इस प्रकार से लेकर आए हैं कि तीनों के बारे में हम बता दिए हैं इसका आंसर। तो देखिए इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी की योगदानों को बताना है, किस प्रकार से योगदान निभाया। तो चलिए देखिए, कहता है इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी के अहम योगदान था। पहला देखते हैं कि मेजनी का योगदान किस प्रकार से रहा से। तो मेजनी का पूरा नाम था जोसेफ मेजनी, जो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था एवं योग्य सेनापति था। तो मेजनी का इसे पूरा नाम है जोसेफ मेजनी। इनका जन्म के बात करेगा तो आप लिख सकते हैं 1805 ईस्वी में हुआ था जेनेवा में। मेजनी में तत्कालीन राजनीतिक गुणों की कमी थी, जिसके बदले मेजनी को इटली के एकीकरण में बार बार हार का सामना करना पड़ता था। इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने ये गुप्त राष्ट्रवादी संगठन कार्बोनरी संगठन से जुड़ा, यानी 1830 में जुड़ा था। और इटली के एकीकरण करने के लिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की संस्था की स्थापना किया था। ये था आपका मेजनी के बारे में, ये अपना योगदान निभाए। इसके बाद दूसरा देखिए इसमें काउंट काबूर ने किस प्रकार से इटली के एकीकरण करने में अपना अहम भूमिका निभाया। तो काउंट काबूर मेजनी के प्रयासों के बाद भी इटली का एकीकरण असफल रहा। इस घटना को देखते हुए इटली का नया शासक विक्टर इमैनुअल, जो एक उदारवादी शासक था, यानी इटली के शासक कौन बना तो विक्टर इमैनुअल बना, और इसने सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। उत्तरी इटली में सार्डिनिया पिडमॉन्ट दो शहर था, जिसका प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया कौन तो विक्टर इमैनुअल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है आपका कि विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री किसे बनाया तो काउंट काबूर को। यह भी प्रश्न बनाता है कि काउंट काबूर को किस पद पर विक्टर इमैनुअल ने नियुक्त किया तो प्रधानमंत्री के पद पर, क्योंकि काउंट काबूर एक राष्ट्रवादी एवं सफल कूटनीतिज्ञ था। इसने फ्रांस को कुछ राज्य देने के लालच से अपने ओर मिला लिया, यानी फ्रांस को अपने ओर मिला लिया। तो कहाँ मिलाया था? क्रीमिया के युद्ध में। तथा 1853 से 1854 ईस्वी जो क्रीमिया का युद्ध हुआ और काबूर ने पेरिस में अपना राजनीतिक कला से ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया और पूरे यूरोप का चिंता बना दिया ऑस्ट्रिया के मामले को। कौन तो काउंट काबूर ने। इसके बाद 1859-60 में फ्रांस की मदद से काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया और रोम को छोड़कर उत्तरी इटली व मध्य इटली को एक कर दिया। तो इस प्रकार से अहम भूमिका आपका काउंट काबूर ने निभाया था इटली के एकीकरण करने के लिए। तीसरा देखिए आपका गैरीवाल्डी है। गैरीवाल्डी किस प्रकार से इटली के एकीकरण करने के लिए अपना अहम भूमिका निभाया ये जानते हैं। गैरीवाल्डी एक महान क्रांतिकारी एवं राष्ट्रभक्त व्यक्ति था, जो पेशे से आपका नाविक था। गैरीवाल्डी पहले मेजनी का समर्थक था, लेकिन बाद में काउंट काबूर के विचारों का समर्थक हो गया। गैरीवाल्डी ने तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करना चाहता था, इसीलिए गैरीवाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि इटली का तलवार किसे कहा जाता है तो गैरीवाल्डी को कहा जाता है। गैरीवाल्डी ने इसके लिए इसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया या बनाया और इस संगठन के बदौलत दक्षिण इटली के दो शहर सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। गैरीवाल्डी ने किसका गठन किया तो लाल कुर्ती सेना का। एक लाल सेना का गठन कहेगा तो ट्राटस्की हो जाएगा और लाल कुर्ती का कहेगा तो गैरीवाल्डी होगा। अब इस प्रकार से नेपल्स और सिसिली को जीत लिया। जीतने के बाद जीते हुए क्षेत्र को इसने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया और अपने सारे संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कितना जबरदस्त ये शासक नेता था, राष्ट्रभक्त था कि इटली के दो शहर जीत लिया, सिसिली और नेपल्स को। इसके बाद पूरा जीता हुआ क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को दे दिया, यहाँ तक कि अपना सारा संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया और एक आम किसान के भांति वह जीवन जीना पसंद किया। इस तरह मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी के सहयोग से संपूर्ण इटली का एकीकरण हुआ। हालांकि काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया था और इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका दीर्घ क्या पूछा था। तो आपका अगला प्रश्न पूछा था दीर्घ में जो विद्यासागर का जो है आपका 20 सेट वाला, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करना है। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ
हुआ गांधी जी के द्वारा, उसमें गांधी जी के क्या योगदान रहा उसकी विवेचना करना है। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए बहुत सारे आंदोलन सत्याग्रह है भारत में, तो कुछ हम इसमें लेकर आए हैं जो आपका दीर्घ प्रश्न सही से बन जाए और आसानी तरीका से बनेगा, यह मेरा वादा है। केवल वीडियो को आप पूरा देखिए और इसको कॉपी पर भी नोट कर लें सारा आंसर को। चलिए उत्तर इस प्रकार से देंगे हम कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने मतलब गांधी जी ने भारतीय समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के उत्थान का हर संभव प्रयास किया। देशवासियों में राजनीतिक चेतना जागृत की तथा सत्य और अहिंसा की नीति से ही ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को मुक्त कर स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक योगदान का वर्णन किया, जो निम्नलिखित रूप से इस प्रकार से है। यानी सत्य और अहिंसा के बिना गोली बंदूक लाठी डंडा के सहारा लिए हुए केवल बातों से और सत्य के रास्ता पर चलकर भारत के राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए और कई सत्याग्रह और आंदोलन करके उनके धुआं कर दिए। तो देखिए इसमें पहला आपका योगदान इस प्रकार से देंगे फिर कि आपका होगा पहला योगदान सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण जिले में किसान अनेक संकटों से पीड़ित थे, तब गांधी जी ने अनेक सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों की मदद की। ये आपका 2 नंबर में भी प्रश्न पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में किसानों के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा किसानों को जबरदस्ती 3 कट्ठा खेती पर नील की खेती कराई जाती थी, जिससे खेत की उर्वरक शक्ति कम जाती थी और वह भूमि बंजर हो जाता था। इस कुप्रथा से वहाँ के किसान बिल्कुल नाराज थे। तभी गांधी जी का आगमन किया गया उसमें, और इनको बुलाने का काम किए थे राजकुमार शुक्ल जी ने, और गांधी जी वहां पहुंचकर इस कुप्रथा को खत्म किया और गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस सत्याग्रह के देखते हुए भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जो थे जन गण मन लिखे थे राष्ट्रगान, उन्होंने गांधी जी को पहली बार महात्मा की उपाधि दिया था। दूसरा देखिए लखनऊ समझौता। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से वैधानिक पद्धति को स्वीकारते हुए और धैर्य तथा शांति के मार्ग का अनुसरण कर कांग्रेस के दोनों दलों यानी उग्रवादी दल और उदारवादी दल यानी गर्म दल और नरम दल का एकीकरण हुआ। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार चला से। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है कि विनम्रता पूर्वक कानून की अवमानना करना। अंग्रेजी सरकार के दमन चक्र से परेशान होकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। इसका भी आपका पूछता है सब्जेक्टिव प्रश्न में 2 नंबर का। और यह आंदोलन शीघ्र ही प्रगति कर गया। धीरे धीरे यह जन आंदोलन भी बन गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जन आंदोलन बन गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरू किए थे आपका गांधी जी दांडी यात्रा, जो 6 अप्रैल 1930 तक चला था। गुजरात के दांडी में पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक पर लगाए गए अंग्रेजों के द्वारा जो टैक्स था उसका उल्लंघन किया। गांधी जी से नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन से घबरा कर लॉर्ड इरविन ने कूटनीतिज्ञ से महात्मा गांधी को एक समझौता के लिए तैयार किया। महात्मा गांधी के एक समझौता के लिए तैयार किया और मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिए गए। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और कब लिए। इसके बाद इसी में बताइएगा आप लोग कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन सा भारत के महान पुरुष थे जो भाग लिए थे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आपका इसी में। द्वितीय विश्व युद्ध के परिस्थितियों और ब्रिटिश सरकार के रवैये से परेशान होकर 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के निर्देशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने संदेश दिया करो या मरो, ये संदेश दिए कौन? तो गांधी जी दिए थे। इसके बाद और ये आपका हो गया पूरा। 2 प्रश्न ही पूछा था आपका। कितना प्रश्न पूछा? तो 2 प्रश्न आपका पूछा गया था इसमें आपका दीर्घ में। इसके बाद देखिए आपके मोटिवेशन के लिए हम एक बात लिखे, इसमें आपको याद रखना है कि कहता है इसमें कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू जीतेगा और जीतने का मजा भी आएगा। आपको 450
नंबर एकदम लाना है, तब जीतने का मज़ा ही आएगा। तो ये था आपका पूरा हिस्ट्री का जो सेट बी था, उसमें आपका सब्जेक्टिव का दिए हमने लघु और दीर्घ। अब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कौन सा आपका टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, वीडियो बनाने के लिए हौसला अफजाई करता है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।